बहुत सारे लोग बहुत जल्दी इम्पल्सिव हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। ये बेसिकली एक माइंडसेट है ना कि हमने अपने माइंड को डायरेक्शन नहीं दी हुई। आपका माइंड इस तरह से काम करता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है, लेकिन कंप्यूटिंग को, बाकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, आईआर को, इन चीज़ों को लर्न करने के लिए कम से कम तो कोई भी फील्ड जो आपने जिसका इंतखाब करना है, कुछ का तो मैंने अभी नाम लिया है। करियर डेवलपमेंट हमारा जो है ना मेन टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि माइंड सेट टूवर्ड्स करियर डेवलपमेंट। एक बेसिक चीज़ होती है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसको अगर आप ठीक कर लें, अपने माइंडसेट को अगर आप ठीक कर लें, इस पे काम कर लें, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आसान हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा एक सवाल जो बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन है, जिसको बहुत सारे लोग पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, आपके जहन में भी होगा कि हमें अगर कोई ट्रेनर मिले या कोई ऐसा बंदा मिले जिसका कुछ एक्सपोजर हो, कुछ ना कुछ, या वो कुछ हमें बता सके, तो हम उससे ये ज़रूर पूछेंगे कि आजकल किस फील्ड का स्कोप ज़्यादा है। तो ये सवाल सब लोगों का है कि हमें बताया जाए कि किस फील्ड का स्कोप ज़्यादा है, या किस फील्ड में अगर हम अभी कदम रखें। जैसे आप में से बेशुमार लोग अभी मैट्रिक में हैं, कुछ एफएससी में हैं या इंटर में हैं, तो वो चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा पता चले जिससे हम जिस फील्ड का इंतखाब करें उससे फिर हम एक्सेल कर सकें, या कम से कम इतना हो कि हम अर्निंग कर सकें या किसी हद तक आगे बढ़ सकें। ऐसा है या नहीं है? यस और नो? अच्छा, माइंड जो है ना, इस पे बात करने से पहले एक सवाल मैं और करूँगा। अच्छा, मैं सवाल इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ ताकि एक तो सुबह का वक्त है, अगर कोई नींद में है तो वो थोड़ा सा बेदार हो जाए, और दूसरी इसकी सवाल पूछने की वजह ये होती है कि जब आप क्वेश्चन रेज करते हैं ना तो इंसान सोचता है। और सोक्रेट्स को अगर किसी ने पढ़ा हो, सुकरात को, तो उसकी कोटेशन है, उसने कहा है कि मैं किसी को कुछ पढ़ा नहीं सकता, मैं सिर्फ सोचने पे मजबूर कर सकता हूँ। तो अगर आज की सारी गुफ्तगू के बाद आप लोग थोड़ा सा सोचें और आप लोग अपनी थिंकिंग एबिलिटीज़ पे काम करें कि हम कोई भी सवाल हमारे पास आया है तो हमने इसके जवाब पे किस तरह सोचना है या किस तरह से काम करना है, तो मैं समझूंगा कि आज के सेशन का या आज जो आपके साथ गुफ्तगू है इसका मकसद पूरा हो गया। क्योंकि मैं आपको इस हद तक तो मोटिवेट नहीं कर सकता कि आप डायरेक्टली यहाँ से जाके तो कुछ पता कर लें या कोई कामयाबी हासिल कर लें, लेकिन कम से कम आप उस पैटर्न को ज़रूर सोचें जो अभी आपकी करंट लाइफ में चल रहा है, इसको आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। इतना तो पॉसिबल है ना? यस और नो? सही, वेरी गुड। अच्छा, आजकल के दौर में जहां हर दूसरा बंदा एक डिप्रेशन का शिकार है, मायूसी का शिकार है, परेशानी भी है उसे अपने फ्यूचर को लेके, वो बहुत ज़्यादा कह लें कि मायूस भी है, उसे डर भी है कि अगर मैं ये करियर चूज़ करूँगा पता नहीं आगे मेरा क्या बनेगा, या वो मैट्रिक के बाद सोच रहा है कोई ऐसी डिग्री की जाए जिसके बाद मैं फ़ौरन बाहर चला जाऊँ, मेरा कोई जैक लग जाए, कोई ऐसा चांस मिल जाए। ऐसा आप सब लोग सोचते हैं ना? अगर आप सब लोग नहीं सोच रहे तो डेफिनेटली जो आपके बड़े भाई हैं, जिन जिन के घर में भी हैं, या कोई कज़न्स हैं जो अभी इस स्टेज से निकल गए हैं मैट्रिक एफएससी वाली, वो तो लाजमी इसी पे सोच रहे होंगे। अभी पिछले दिनों मैं चूँकि मेरा मीडिया के साथ भी ताल्लुक़ है और ट्रेनिंग के साथ भी ताल्लुक़ है, तो मैं अब तक 1000 इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ इसी प्लेटफॉर्म से। तो पिछले दिनों मैं एक कंसल्टेंट का इंटरव्यू कर रहा था, उसने कहा कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इस वक्त आधा लाहौर जो है वो अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुका है, और बाकी जो है वो पूछ रहे हैं कि हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह बाहर जा सकते हैं। ज़ाहिर है वो फिर कुछ उसने और चीज़ें भी बताई कि बहुत सारे लोग उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिसकी वजह से बैन भी लग जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हर बंदा ही इसी चक्कर में है, इसी जोन में है, इसी सोच में है कि हम किसी तरह यहाँ से निकल जाएँ या फिर यहाँ पर हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें हम एक्सेल कर सकें। तो इस दौर में जो मैंने बात शुरू की थी कि इस दौर में जहाँ बहुत सारा डिप्रेशन है, बहुत सारी स्ट्रेस है, बहुत सारी परेशानी है, वहाँ आपका जो सबसे बड़ा एसेट है इस वक्त जो आप सब लोगों के पास यहाँ मौजूद है, 100% मौजूद है, सबसे बड़ा एसेट वो क्या है? कभी आप लोगों ने इस पर सोचा है? एसेट तो समझते हैं ना, सबसे ज़्यादा आपकी कोई कीमती चीज़ या आपका सरमाया जो आप सब लोगों के पास इस वक्त मौजूद है, जो इस हॉल में बैठे हैं उनके पास तो डेफिनेटली है, जो बाहर के लोग हैं उनके पास भी है, लेकिन हम इस वक्त चूँकि इधर की बात कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी किसी ने सोचा इस बात पे कि कौन सा एक एसेट ऐसा है जो हमारे पास है
कोई इस पे जवाब देना चाहे, कोई अपनी राय देना चाहे। ये सेकंड रो में से अगर कोई बता दे, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अच्छा, मैंने हिंट भी दिया है वैसे स्टार्ट में। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, माइंड हमारा सबसे बड़ा एसेट क्यों है? अगला सवाल ये पैदा होता है। बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया, आई रियली अप्रिशिएट कि हमारा सबसे बड़ा एसेट हमारा माइंड है, और वो इस वक्त इधर सब लोगों के पास है। हो सकता है कि किसी के पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा ना हो, किसी की हेल्थ भी हो सकता है कि बहुत अच्छी ना हो, किसी की ज़्यादा अच्छी हो, किसी की कम अच्छी हो, लेकिन माइंड एक ऐसा एसेट है, और ये वो वाहिद एसेट है जिसने आपको एक्सेल करवाना है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी अपनी जिस मखलूक पे बहुत ज़्यादा नाज किया और जिसको देख के अल्लाह को बहुत खुशी हुई थी, वो अक्ल है। तो अक्ल का ताल्लुक इंसान के माइंड से है। तो आज हम एक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हैं तो हमें वो कितनी हैरानगी होती है कि यार ये हमें ख़ुद से जवाब दे रही है और ये इस तरह से इंसानों वाले काम कर लेगी। तो जो हम इंसान खुद मुकम्मल एक इंटेलिजेंस लेके बैठे हुए हैं, वो आप सोचें कि जब अल्लाह ने उसकी तख्लीक की होगी तो उसने क्यों बनाया होगा, उसने क्या सोचा होगा, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस होंगी हमसे। ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं होगी कि हम बस खाएं पिएं सो जाएं और रेस्ट करें, या उसके बाद को थोड़ा सा जो हमें बता दे उस काम को कर लिया जाए। ये तो एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी। इस पे आप लोग सोचिएगा ज़रा कि जिस खुदा ने अक्ल को तख्लीक किया है और हमें ये जहन सोचने की सलाहियत, समझने की कैपेसिटी दी है, वो हमसे कुछ तो चाह रहा होगा ना कि ये कुछ गौर करें, कुछ तफक्कुर करें, कुछ पढ़ें, कुछ देखें। ज़ाहिर है सीखने के 2-3 मीडियम्स हैं। आजकल की अगर मैं बात करूं तो पहला मीडियम बुक्स है, दूसरा मीडियम कोई अच्छी पॉडकास्ट है, तीसरा मीडियम कोई अच्छा लेक्चर है, चौथा मीडियम यह है कि आप ख़ुद किसी लेक्चर में पार्टिसिपेट करने हैं, जैसे आज आप लोग माशाल्लाह आए हुए हैं। तो ये एक स्टेप तो आपने पूरा कर लिया कि आप कुछ सीखने के लिए आप लोगों के अंदर एक जज्बा है, आप लोगों ने सोचा कि हम जाएं कुछ लर्न करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं भी आए होंगे, जो इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे, कुछ शायद अपनी एकेडमी की वजह से आ गए हों, कुछ ने शायद वाकई जेन्युइनली सोचा हो कि यार हम कहीं पर भी जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी जगह पर आप जाएँ, तो अगर आपका एटीट्यूड ये है कि मैंने यहाँ से कुछ सीखना है, कुछ लेके जाना है और कुछ चीज़ों को हमने लर्न करना है, तो ये एक बहुत आप समझें कि खुशकिस्मती की बात है कि अगर अभी भी आप ये समझते हैं, ये सोचते हैं, या आपका माइंड कम से कम इतना तो पॉजिटिव है कि आप उसको लर्निंग की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा एसेट आपका माइंड है, ठीक है। अब माइंड की कुछ फ्यूल है, यहाँ से मेरे साथ साथ रहिएगा, वरना मैं नहीं चाहता कि कुछ लोग मेरे साथ हों और कुछ लोग पीछे निकल जाएं, ठीक है। तो माइंड की कुछ फ्यूल हैं, इस पे ज़रूर थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। सबसे पहले माइंड का फ्यूल ये है कि इंसान के अंदर ना एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हो, ठीक है। मैं शुक्रगुजारी पे लेक्चर नहीं दे रहा, वो बेशुमार लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, आपको इतने लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं आज माइंड पे बात कर रहा हूँ कि आप अगर माइंडसेट अपना राइट नहीं करते, उसको दुरुस्त नहीं करते, तो करियर डेवलपमेंट तो फिर बहुत दूर की बात है। आप शायद एक टाइम ऐसा आए जब अपनी जो मौजूद नेमतें हैं, जिसमें सबसे बड़ी नेमत माइंड है और फिर हेल्थ है, आप शायद इससे भी हाथ धो बैठें। देखिए, आप लोग देखते ही होंगे कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी इम्पल्सिव हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। तो उसकी क्या वजह है? पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा, आप ट्रैफिक में जाके देखें तो आप ज़रा सा किसी को कट लग जाए, ज़रा सा आप किसी से आगे निकल जाएं, तो लोग तो आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि चाहे वो किसी इंपॉर्टेंट काम पे जा रहे हो, लेकिन वो कहेंगे कि पहले मैं इससे लड़ूंगा। सुबह का वक्त हो चाहे शाम का वक्त हो, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है हमारे अंदर कि हम बस कोई हमें कुछ कह दे, हम चाहते हैं कि हम इसको यहीं पे जवाब दें, इसके साथ यहीं पे बात को ख़त्म करें। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक माइंडसेट है ना, कि हमने अपने माइंड को डायरेक्शन नहीं दी हुई, हमने अपने माइंड को थोड़ा सा सिखाया नहीं, थोड़ा सा ट्रेन नहीं किया कि हम जो वक्त यहाँ पे लगाएंगे, जो घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इस लड़ाई में वेस्ट करेंगे या किसी भी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में जिसका कोई फ़ायदा नहीं है,
और मैं आपको ये भी बात बताऊं कि हम सब इस्लाम की बहुत ज़्यादा बात करते हैं और हम कोशिश भी करते हैं उसको फॉलो करने की, तो ये भी इस्लाम का एक हिस्सा है। मैंने पढ़ा है कहीं पे, अब मेरे एग्जैक्ट मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन जिस चीज़ से आपका दुनिया में भी कोई फ़ायदा ना हो और आखिरत में भी कोई फ़ायदा ना हो, तो उसको करना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। यानी आपका कोई फ़ायदा तो हो रहा हो ना। आप यहाँ इस वक्त लेक्चर में बैठे हैं, कुछ बातें आप सीखेंगे, कुछ तो आपकी समझ में आएगा, कुछ आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, कुछ आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे, कुछ तो होगा ना, कोई दुनियावी फ़ायदा तो चलो होगा ना। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप कोई नेकी का काम कर रहे हैं, आप किसी को कुछ दे रहे हैं, कोई चैरिटी कर रहे हैं, या वैसे ही आप अपने माँ बाप के पास बैठे हैं, तो उससे चलो आपकी आखिरत का फ़ायदा हो रहा है, दुनिया का भी होता है वैसे अल्टीमेटली। जितनी भी इबादत हैं उनका दुनिया में भी फ़ायदा है। तो मकसद बात करने का ये है कि वो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अब आपने ये देखना है, आपने खुद डिस्कवर करना है कि हमारा माइंड सेट कहाँ पे जा रहा है। उसका पहला टेस्ट ये है कि ग्रेटिट्यूड। आपकी लाइफ में जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड है ना, जितनी आपके अंदर शुक्रगुजारी है, ये माइंड के फ्यूल पे मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं वहाँ से दूसरी तरफ चला गया था, लेकिन मैं वापस आता हूँ माइंड के फ्यूल पे। माइंड किस तरह चलता है? सबसे पहली चीज़, अगर आपकी लाइफ में, अगर आपके माइंड में और अगर आपकी पूरी ज़िंदगी में एक शुक्रगुजारी का जज्बा है। अब आप पूछेंगे कि शुक्रगुजारी का जज्बा कैसे आए? ठीक है, एक तो इस पे बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जिस शख्स को लगता है, आज आप में से कोई भी हो सकता है किसी के ज़हन में, एक शख्स के ज़हन में ये बात आ रही हो, या वीडियो में कोई देख रहा हो उसके ज़हन में आ रही हो कि इन्होंने पहली बात ही ऐसी की है शुक्रगुजारी वाली, तो मैं किस चीज़ पर शुक्र अदा करूँ? कुछ लोगों के ज़हन में आ ही जाता है ना। बहुत सारे लोग तो माशाल्लाह इधर समझदार बैठे हैं, वो तो कहेंगे नहीं हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम शुक्र अदा कर सकते हैं। तो इसका तरीका ये है, अच्छा ये एक ऐसा तरीका है जो अगर आप करेंगे ना तो आप रिकॉल करते रहते हैं चीज़ों को। शुक्रगुजारी का किसको नहीं पता? हमारे मज़हब ने हमें शुक्रगुजारी का हुक्म दिया है। आप साइकोलॉजी की बात कर लें, उसमें भी बार बार ग्रेटिट्यूड की बात होती है। लेकिन मेरा अपना भी ये तजुर्बा है कि जब हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, किसी टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, या कहते हैं यार ये बात तो हमेशा होती रहती है, तो हम उसकी इम्पोर्टेंस को ना कहीं पसे पुष्ट डाल देते हैं और हमारे जहन से वो बात निकल जाती है। हमारे लिए देखिए 5 वक्त की नमाज का हुक्म भी हुक्म तो है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी है कि आप याद रखें अल्लाह को। आप जिक्र करें, आप याद रखें अल्लाह को। आप तिलावत करें, आप याद रखें अल्लाह को। ये बार बार क्यों है? ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इंसान की फितरत है और इंसान की कह लें कि ये एक उसकी एक कमी है थोड़ी सी कि वो भूल जाता है चीज़ों को। वो जब उसको बार बार कोई चीज़ याद करवाई जाए, बार बार उसने कोई चीज़ रिपीट की हो, तो ही वो उस चीज़ को याद रखता है, चाहे कितनी भी अच्छी बात क्यों ना हो, लेकिन इंसान भूल जाता है। तो मैं ग्रेटिट्यूड की बात कर रहा था कि माइंड का फ्यूल है। जब आप शुक्रगुजारी की हालत में आ जाते हैं तो आपका माइंड इस तरह से काम करता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे ही आप हालत गिला से हालत शुक्र में आते हैं, आपका माइंड अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है और वो सोचता है कि मेरे पास इस वक्त मौजूद सर्कमस्टांसिस में क्या क्या बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको मैं परसू कर सकता हूँ। एक बंदा कर ही गिला रहा है और वो है ही हालत नाशुक्री में या गिले में, या एक वो कह लें कि जैसे कम से कम भी अगर इसकी हम हालत को जिक्र करें तो वो एक कन्फ्यूजन में है। तो मुझे बताएं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, कैसे देखेगा? वो तो अगर किसी से मिलेगा वो यही कहेगा कि यार मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए ये जो जुमला है कितना कॉमन है, लेकिन अगर इसकी बजाय वो किसी को अच्छी तरह मिले और उसको सलाम करे, उसको कोई दुआ दे, उसके साथ कोई अच्छे तरीके से बात करे, किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर ले, तो ये कितनी प्रोडक्टिव मुलाकात हो सकती है, बजाय इसके कि आप वो उसके साथ डिस्कस करें कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, ओवरऑल दुनिया के हालात इस तरह से चल रहे हैं, पाकिस्तान के हालात इस तरह से हैं। इस पर आप, अब ये एक ऐसी गुफ्तगू है जिसका ना तो आपको कोई फ़ायदा हुआ, ना उस शख्स को कोई फ़ायदा हुआ, और अल्टीमेटली ना दीन में ना दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर कभी कभी आप ऐसी बात करते हैं, फिर तो चलें, इतनी तो गुंजाइश है बहैसियत इंसान, कभी इंसान परेशान होता है तो वो, लेकिन अगर कोई शख्स हमेशा ये बातें करता है नाशुक्री वाली, तो फिर मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि अगर आप लोगों के सर्कल में कोई ऐसा बंदा है तो आप लोग उसकी बातों को सुन लें, लेकिन वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाला काम जो है ना, वो उसकी बातों के साथ करें। और जो शख्स आपको ये कहता है, थोड़ा सा भी चाहे कहता है
कि हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त पोटेंशियल है, इस वक्त हमारे पास ये 4-5 अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, या इस वक्त आप देखें कि फ़लाँ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस फील्ड में एक्सेल किया है, वो बातें आप ज़्यादा सुनें। अच्छा, इससे ये होता है कि एक तो आपका माइंड थोड़ा सा क्लियर होता है, और सोहबत का भी एक असर होता है। एक जो आपकी कंपनी है, आप वही हैं जो आपके करीबी 4-5 लोग हैं, यानी कि उनका कुछ मिला जुला सा कॉम्बिनेशन आप बन जाते हैं। ये बहुत एक अहम बात है। तो अगर आप अपने आप को सराउंड करते हैं ऐसे लोगों से जो आपके साथ कोई अच्छी बात करते हैं, कोई पॉजिटिव बात करते हैं, आपको कुछ ऐसा बताते हैं, शुक्रगुजारी के बारे में बताते हैं। तो मैंने सवाल ये पूछा था आपसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे शुक्रगुजारी को समझते होंगे, लेकिन कुछ लोगों के जहन में आएगा कि हम किस चीज़ पे शुक्र अदा करें। सबसे पहले तो वो इस चीज़ पे शुक्र अदा करें कि वो आज इस शुक्र के लफ्ज़ को सुन रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं वो नहीं सुन सकते, आप उनको शुक्र भी बताएंगे तो वो इशारों से बताएंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ का शुक्र नहीं बनता। वासिफ साहब का एक वाक़या मेरे जहन में आया अभी आप लोगों से बात करते हुए। उनके भाई ने गालिबन एक इंटरव्यू में बताया था, मेरे जहन में अब नाम नहीं आ रहा, उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक नई गाड़ी ख़रीदी, और उस ज़माने में वासिफ साहब के दौर में जब उन्होंने वो गाड़ी ख़रीदी तो उस पर ना वो निकले, उनके भाई ड्राइव कर रहे थे, वासिफ साहब साथ बैठे हुए थे, तो वो आगे किसी ना रेडी वाले के साथ टच हो गई। तो उनके भाई ने बताया कि मुझे बहुत गुस्सा आया, कि यार ये मैं अभी नई गाड़ी ली है, सेकंड हैंड ली है या नहीं ली है, लेकिन अभी अभी उनके पास आई है, तो इस पर स्क्रैच पड़ गया या इस पर थोड़ी सी वो लग गई है। तो वो उतर के, ज़ाहिर है जो हमारा एक आम रवैया होता है, वो उससे बात करने लगे कि यार ये तुमने क्या किया। तो कहते हैं वासिफ साहब ने मुझे ना पकड़ लिया और मुझे रोका। तो रोक के उन्होंने मुझे कहा कि तुम शुक्र अदा करो। कहते मैं बहुत परेशान हुआ कि यार मैंने एक तो नई गाड़ी है, पहली दफ़ा हम इसकी ड्राइव पे निकले हैं, और अभी हमने मोड़ काटा है या हम आगे जा रहे थे तो एक तो वो गाड़ी टच भी हो गई है, साथ उस पर स्क्रैच भी आ गया। तो वासिफ साहब कह रहे हैं कि शुक्र अदा करें आप। तो उन्होंने कहा कि वासिफ साहब ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने कहा तुम शुक्र अदा करो इस चीज़ का कि तुम इस गाड़ी के अंदर बैठे हो और वो उस रेडी को चला रहा है। अब आप देखें कि एक बड़े इंसान की, एक ऐसे इंसान की जो बहुत दूर तक चीज़ों को देखता है, उसकी क्या सोच होती है। शुक्र बनता है या नहीं बनता? कि अगर आप लोग आज यहाँ बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं और कोई एक दो बातें भी आप लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, अपने माइंड से उसको एनालाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा एक आपका कैथारसिस हो सकता है, तो ये कितने बड़े सुकून की बात है। और फिर दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी जो नेमत है जिसको हम इग्नोर करते हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन ने पिछले दिनों एक हेल्थ कैंपेन का भी आगाज़ किया है, शायद आप लोगों ने देखी हो वीडियोस, अगर नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें शाह साहब का अपना भी लेक्चर मौजूद है। जब हम हालत नाशुक्री में होते हैं, और हालत नाशुक्री का दूसरा जो नाम है वो ये भी है कि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं मुसलसल। एक है, ये ज़रा थोड़ा सा समझिएगा, एक है थोड़ी सी स्ट्रेस, आप लेट हो रहे हैं कहीं पे, आपको स्ट्रेस हो रही है कि यार मैंने 8 बजे पहुंचना था, मुझे थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था। इस स्ट्रेस को बुरा नहीं हम कह सकते, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा ख्याल करेंगे, आप अपने टाइम का ख्याल करेंगे, चीज़ों का ख्याल करेंगे, और आप वहाँ पे वक्त पे पहुँचेंगे। लेकिन एक है कि आप मुसलसल स्ट्रेस में हैं। अच्छा, और स्ट्रेस भी उस चीज़ को लेके हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। मिसाल के तौर पे आज हम करियर डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, तो अपने करियर का इंतखाब करना कि मैंने आगे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, यहाँ तक तो आपके इख्तियार में है ना, आपके इख्तियार में। किसी हद तक अगर किसी के पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहे किसी चीज़ पे या इंसिस्ट नहीं कर रहे, तो उसके तो इख्तियार में 100% है। लेकिन पेरेंट्स को भी लोग मना लेते हैं उनके साथ बातचीत करके। अब तो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी आ गई है, जब से ये पब्लिक स्पीकर्स और सेशंस और ट्रेनिंग्स ये सारी चीज़ें वायरल हुई हैं, तो पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग हो गई है। वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि हमने बच्चों को जो है ना वो साथ लेके चलना है, वो ऑर्डर नहीं देते बल्कि डिस्कस करके ही चीज़ों को लेके चलते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अब वो जो एक फेज़ है जहां आपने शुक्र अदा करना है कि आप यहाँ पे मौजूद हैं और आपके पास हेल्थ है। हेल्थ के वाले से वो कैंपेन की जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि जब आप मुसलसल स्ट्रेस में रहते हैं और ऐसी चीज़ों को लेके जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर ये होता है कि सबसे पहले तो जाहिर है कि आपका माइंड के बाद स्टमक, और स्टमक के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी बॉडी कहीं ना कहीं उससे इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है।
आप लोगों ने कभी अपने आप को ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब आप लोग मुसलसल अंडर प्रेशर होते हैं, चाहे वो किसी टेस्ट का हो, किसी एग्ज़ाम का हो, तो आप लोगों की तबीयत ख़राब होती होगी थोड़ी बहुत। तो वो एक हद तक ठीक है कि आपने किसी चीज़ का प्रेशर लिया, उस काम को टाइम पे कर लिया, वो बात ख़त्म हो गई। लेकिन ऐसी चीज़ के बारे में, मिसाल के तौर पे, कि अब आपने सोचा कि पाकिस्तान में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। अब ये स्टेटमेंट एक ऐसी है जिसका कोई 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। इसका ना तो हल निकलेगा कोई, ना कोई इसका नतीजा निकलेगा, ना इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय स्ट्रेस के। तो वो स्ट्रेस आपको आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करेगी। और जो सबसे कीमती चीज़ दूसरी, सबसे पहले तो मैंने माइंड की बात की, जो दूसरा एसेट आप लोगों के पास है वो है आपकी हेल्थ। और अगर किसी को लगता है कि हेल्थ बहुत बड़ा एसेट नहीं है, तो वो किसी भी बीमार शख्स को देख ले, उसको विज़िट कर ले, उसे पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा नेमतें उसके जिस्म में है। देखना, सुनना, बोलना, खाना, पीना, चलना, इंजॉय करना, ये सब चीज़ें, ये एसेट है ना आपकी लाइफ का। तो सबसे पहले माइंड, फिर उसके बाद बॉडी, ये दो चीज़ें आप लोगों के पास ये नेमतें हैं, तो इस पे शुक्र बनता है। तो अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, मुसलसल परेशानी में रहते हैं, या गिले की कैफियत में रहते हैं, तो आप अपने आप को भी डैमेज कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी। अल्टीमेटली जाहिर है कि अगर आपको तकलीफ होगी तो आपके साथ जो जुड़े लोग हैं वो भी तकलीफ में जाएंगे। माँ बाप हैं तो वो तकलीफ में जाएंगे, बहन भाई हैं तो वो तकलीफ में जाएंगे, या और जो भी लोग आपके साथ मुंसलिक हैं उनको आपके लिए दवाइयाँ लानी पड़ेंगी, उनको आपका चेकअप करवाना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, एक तो कुछ बीमारियां तो जाहिर है दूसरी हैं, वो उनका तो ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जैसे जो स्ट्रेस की वजह से होती हैं, कम से कम उनसे तो हम बच जाए ना। उसके लिए जाहिर है कि मैं हेल्थ की हमारी पूरी कैंपेन की वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, और इसमें आपकी जो हेल्दी डाइट है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, और तीसरा जो है ना वो टाइम पे खाना, ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चल के उसमें आ जाती है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। और इस वक्त आप ये भी मैं आपको बता दूं, आप लोग अभी मैट्रिक और इंटर में, और मेरा ख्याल है कि यही सही ऑडियंस है जिसको बताना चाहिए कि डायबिटीज़ जो रेट है वो पाकिस्तान में बहुत हाई है। उसकी वजह ये है कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारी रूटीन ठीक नहीं है। हम बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं, और उसके साथ साथ हम अपनी लाइफस्टाइल पे काम नहीं करते। जाहिर है कि वो हालत गिला में रहते हैं। जब हालत गिला में रहते हैं तो ना वॉक करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, बस हर वक्त सोचते रहते हैं कि अब हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। वो फिर अल्टीमेटली उसका अंजाम हस्पताल ही होता है। तो अगर आप हालत शुक्र में हो तो आपको पता हो कि अल्लाह ने आपको कौन कौन सी नेमत दी है, और मैंने उस नेमत को बचाने के लिए क्या क्या जद्दोजहद करनी है। ठीक है, तो ये माइंड का फ्यूल है ग्रेटिट्यूड। अच्छा, ग्रेटिट्यूड के बाद जो अगली चीज़ आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट, अब आप शुक्रगुजार तो बन गए, आपको थोड़ी ये भी हो जाएगा कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई भी कर लेंगे। दूसरा फ्यूल माइंड का ये है कि आपने अपने माइंड को हमेशा लर्निंग जोन में रखना है। कभी भी आपने ये नहीं सोचना, चाहे आपकी मैट्रिक, इंटर या उससे अगली कोई भी डिग्री है, ग्रेजुएशन की, वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने ये नहीं सोचना कि अब ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, बल्कि आपने अपने आप को किसी ना किसी किताब के साथ, किसी उस्ताद के साथ, या यूट्यूब पे जो आपको अच्छा लगता है उसको सुनने के साथ आपने मुंसलिक रखना है। ग्रेटिट्यूड पहला फ्यूल। दूसरा, लर्निंग एनवायरनमेंट। अगर आप लर्निंग एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आप बहुत सारी फजूल बातों से, बेचैनी से, इस्तराब से, डिप्रेशन से और बीमारियों से भी बच जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड पॉजिटिव थिंकिंग करता रहता है। जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आपका माइंड अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है, वो नए इल्म को अपने अंदर दाखिल करता है, वो किताबें पढ़ता है। एक तो एक्टिविटी बन जाती है। सबसे पहले तो ये है कि आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए। कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई हरकत, कोई ना कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना। एक इंसान कुछ कर ही नहीं रहा तो वो कैसे हेल्दी रह सकता है। तो एक तो एक्टिविटी बन जाती है। दूसरा, आपको अपने आप को डेवलप करने के मौके, तरीके और सलीके पता चल जाते हैं कि मैं किस तरह से कर सकता हूँ। अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब ये बात थी माइंडसेट की। ये दो चीज़ें माइंडसेट के पहलू पे आ जाती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं करियर डेवलपमेंट की तरफ डायरेक्टली। अच्छा, इस वक्त कुछ फील्ड्स ऐसी हैं, मैं चाहूँगा कि इसको आप गौर से सुने बात को। कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनका स्कोप कुछ फील्ड से ज़्यादा है। ठीक है, अब उसमें जो सरफहरिस्त है वो हमारी आईटी की फील्ड है। आईटी की फील्ड थोड़ी मुश्किल भी है। उसमें जाहिर है कि वो जितनी भी चीज़ें हैं, कोडिंग है, पाइथन है, जावा है,
ये जो भी लोग आईटी का कुछ पढ़ रहे हैं, आईसीएस कर रहे हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत इल्म है, अगर नहीं है तो होना चाहिए। तो उसकी चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं, लेकिन उसमें स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो आसान चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। ज़्यादातर लोग, अब ये स्कोप को आइडेंटिफाई करने का मैं बड़ा आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आप इसको समझें कि जो भी चीज़ आपको लग रही है थोड़ी सी मुश्किल है, या इसमें थोड़ी सी आपको आपके माइंड की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, आपको अलर्ट ज़्यादा रहना पड़ता है, आपको चीज़ों पे थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो आप समझ जाएं कि अल्टीमेटली इस फील्ड का स्कोप है, क्योंकि 70-80% लोग वहाँ से उसके मुश्किल होने की वजह से निकल जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा उस पर स्टिक हो जाएं और उस पर थोड़ा सा टाइम उसको दे दें, तो इसका मतलब है कि आपने ऐसी फील्ड को टाइम दिया जिसका स्कोप है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि जाहिर है कि आईटी के साथ मुंसलिक है, उस पर इस वक्त काम हो रहा है और अगले 10 सालों में इस पे ही काम होगा, यानी कि अगले 10 सालों में ये फील्ड पीछे नहीं हो सकती। यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं? आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और तीसरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जिस पे दुनिया भर में काम हो रहा है और दुनिया भर में काम की ज़रूरत हमेशा रहेगी, वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, आईआर जिसे कहते हैं। तो ये 3 फील्ड्स ऐसी हैं जिनका इस वक्त आप कह लें कि इंतहा से ज़्यादा स्कोप भी है, और अगर आप इन फील्ड्स में जाते हैं तो इतनी ज़्यादा सैचुरेशन भी नहीं है। अब सैचुरेशन कहाँ पे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप कहेंगे कि नहीं यार, आजकल तो हर बंदा यही बात कर रहा है कि आप आईटी का कुछ कर लें, और वो आईटी के कोर्सेज करें। मैंने कोर्सेज की बात नहीं की। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त जितने भी कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्सेज, जो उसमें चीज़ें बताई जाती हैं उसका रिजल्ट वो नहीं निकलता जो उसमें बताया जाता है। मिसाल के तौर पे कोई वर्कशॉप है, 3 दिन की वर्कशॉप में आप फ़लाँ चीज़ सीख लें। तो मैं चूँकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू कर चुका हूँ और सबकी ये मुश्तरका राय है। अब देखिए ये फ़र्क है एक सोशल मीडिया की राय में और एक एक्सपर्ट से जब आप पूछते हैं कि आपने कंप्यूटिंग की फील्ड में, कोडिंग की फील्ड में, आईटी की फील्ड में एक एक्सेल हासिल किया है, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या 4 दिन के कोर्स से स्टूडेंट कुछ लर्न कर सकता है? तो उनका जवाब है नहीं। आपको एक बेसिक नॉलेज मिल सकता है लेकिन आप उसको लर्न नहीं कर सकते। कम से कम कोई भी अगर आपने कोर्स करना है, अव्वल तो फर्स्ट जो उसके लिए स्टेप ये है कि वो आप किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लें और उसको चेक करें कि क्या ये कोर्स सिर्फ कोई मनी मेकिंग स्कीम तो नहीं है किसी कंपनी की या किसी चीज़ की, या इसमें वाकई कोई लर्निंग एलिमेंट है। और दूसरी जो चीज़ है ना, वो आपने ये देखना है कि इसका टाइम कितना है। अगर तो 1 महीने का कोर्स है, 2 हफ्ते का कोर्स है, वो कोई साइकोलॉजिकल तो हो सकता है कोर्स, मतलब कि आपके माइंडसेट पे हो सकता है कि आप 1 महीने के कोई सेशंस लें, आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। लेकिन कंप्यूटिंग को बाकायदा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, आईआर को, इन चीज़ों को लर्न करने के लिए कम से कम 1 साल की प्रैक्टिस, 1 साल के कोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। फिर आप जाके कह सकते हैं कि मैंने इस चीज़ को सीखा। अब होता ही है कि बहुत सारे लोग शॉर्ट कोर्सेज करते हैं, शॉर्ट कोर्सेज करने के बाद जाहिर है कि उनको इतना इल्म भी नहीं मिलता और वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमने इस फील्ड में काम भी किया, पैसे भी पे कर देते हैं और उस तरह से उनको वो अचीवमेंट नहीं मिलती, तो फिर वो और ज़्यादा नाउम्मीद हो जाते हैं कि यार ये बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि अगर वो एक्सपर्ट किसी बंदे से ओपिनियन लेते तो एक्सपर्ट उन्हें पहले दिन ही बताता कि अगर आपकी आईटी की बैकग्राउंड नहीं है फिर तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल फजूल है। ये तो सिर्फ उस बंदे के लिए है कि जिसकी आईटी की बैकग्राउंड है, जिसको आईटी की हर चीज़ के बारे में पता है। वो अगर 4 दिन का कोर्स कर लेगा तो उसकी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक बंदा जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं, जिसको पता ही नहीं है, वो अगर कोई 4-5 दिन की वर्कशॉप करेगा तो उसके लिए वो इफेक्टिव नहीं है। तो कोई भी फील्ड जो आपने जिसका इंतखाब करना है, कुछ का तो मैंने अभी नाम लिया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनका स्कोप है, तो आपने एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है कभी भी। अच्छा, 2 गलतियां ये आप समझें कि एक माइंड वाली बात के बाद दूसरी सबसे अहम बात मैं करने लगा हूँ। करियर का इंतखाब करते वक्त, मिसाल के तौर पे आपने आगे आईटी की कोई डिग्री करनी है, बैचलर्स करना है, उसके अलावा आपने बीबीए करना है, एमबीए करना है, कुछ भी करना है, या आपने इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना है, 2 गलतियां आपने नहीं करनी। एक सबसे पहली गलती कि लोग सब ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लूँ। मिसाल के तौर पे कोई एक ऐसा कोर्स आया है, मिसाल के तौर पे वो 2 महीने का कोर्स है और उसकी आउटकम में ये कहा जा रहा है कि ये 2 महीने आप कोर्स कर लें, उसके बाद आपकी 1 लाख अर्निंग होगी। तो आपने देखा कि जी मेरे 20 दोस्तों ने इसमें एडमिशन ले लिया है तो मैं भी एडमिशन ले लेता हूँ, इसकी 30,000 फीस है, 35,000 फीस है, 40,000 फीस है। ये आपने काम नहीं करना। ये पहली गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं। आपने एक्सपर्ट ओपिनियन लिए बगैर
दोस्तों के पीछे लग के या अपने साथ वाले लोगों के को देख के उस फैसले को नहीं करना, ठीक है। एक तो उसकी वजह यह है कि हो सकता है 90% वो फैसला गलत हो। दूसरी उसकी वजह यह है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को तो आइडेंटिफाई किया नहीं और आपने लोगों के पीछे लग के उस कोर्स को ऑप्ट कर लिया। हो सकता है कि वो अपने गोल्स अचीव भी करवा ले, मतलब कि वो आपको कुछ सिखा भी दे, लेकिन आपकी वो स्ट्रेंथ्स ना हो, आपका वो इंटरेस्ट ना हो, आपने बस वो उस वजह से कर लिया। फिर दूसरा, आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि अगर कोई एक बंदा या कोई दो लोग किसी एक चीज़ को करके कामयाब हो गए तो उस पर आपने उनको फॉलो नहीं करना। यानी कि अगर आपने किसी को वाकई जज करना है, एक तो एक्सपर्ट ओपिनियन से करना है और फिर ज़्यादा लोगों की एग्जाम्पल देखनी है। देखिए, एक्सेप्शन में कोई एक दो लोग तो एक्सेल कर सकते हैं ना, हो सकता है उसके पीछे कोई और फैक्टर हो, आपको लग रहा हो कि उसने इस कोर्स की वजह से एक्सेल किया है, लेकिन उसने किसी और फैक्टर की वजह से एक्सेल किया हो जो आपको ना पता हो। लेकिन अगर 20-25 लोग एक काम को करके एक्सेल कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है ना? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? सही। अच्छा, अब मैं जो बात आपके साथ करने लगा हूँ, करियर के इंतखाब करते वक्त ये दो गलतियाँ आपने नहीं करनी। अब फिर आपने करियर का इंतखाब करना कैसे है? मैंने आपको डोंट्स तो बता दिए कि क्या क्या आपने नहीं करना। अब मैं डूज की तरफ आ रहा हूँ कि आपने कैसे इंतखाब करना है अपने करियर का। मुझे ये बताएं कि आप सब लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, अभी तक कितने लोगों ने पर्सनैलिटी टाइप्स का वर्ड सुना हुआ है? ठीक है, 2 लोगों ने, सच बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर्सनैलिटी टेस्ट का वर्ड कितने लोगों ने सुना हुआ है? यकीनन ये तो हमारे पास बैठे हुए हैं, ये तो आते रहते हैं, इनको तो पता होगा, लेकिन मैं स्टूडेंट से जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, 2 लोगों ने पर्सनैलिटी टाइप और पर्सनैलिटी टेस्ट, ये अब आप लोग ना नोट कर लें, 2 वर्ड्स, ये आपके बहुत काम आएंगे। पर्सनैलिटी टाइप भी, पर्सनैलिटी टेस्ट भी, और इसके अलावा सेल्फ डिस्कवरी के बारे में कितने लोगों ने सुना है? ठीक है, अब देखिए, आप लोग अगर मैट्रिक में हैं और या एफएससी में हैं, इन दोनों स्टेजेस पे इन तीनों चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिस्कवरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आपने किसी करियर का इंतखाब करना है तो आपको पता हो कि आपके पास क्या है। मिसाल के तौर पे, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास करोला GLI है, ठीक है। अब मैं फ़ोन करके किसी दुकानदार को कहूँ किसी टायर वाली शॉप पे कि जी मुझे 2 टायर चाहिए, वो मुझसे पूछेगा आपकी गाड़ी का मॉडल कौन सा है। मैं उससे कहूँ यार बस 2 टायर चाहिए। अब वो क्या करेगा? उसको कैसे पता चलेगा कि वो, हो सकता है वो बाइक के 2 टायर भेज दें। तो आपने फिट इन करना है अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक उस कैरियर को, जो आपके अंदर 2, 3, 4 स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन जब तक आप नहीं कर सकते तब तक अगर आप कैरियर कोई भी चूज कर लेते हैं, वो किसी का तुक्का लग जाए, ठीक हो जाए, तो ये उसकी बहुत खुशकिस्मती है। लेकिन 90% लोग तो इसमें फिर वो मारे जाएंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहना है कि यार मेरे अंदर जो बेसिक स्ट्रेंथ्स थी वो तो ये 4 थी, उनको आज से फॉर एग्जांपल 5 साल बाद इन सारी चीज़ों का पता चले जो अब मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उस वक्त उन्होंने अपनी डिग्री भी कर ली हो, अब वो कहें हमने बैचलर्स तो कर लिया है कंप्यूटर साइंस में, लेकिन मेरी जो मेन स्ट्रेंथ है वो तो है रिलेशनशिप और रिलेशनशिप बिल्डिंग, PR बिल्डिंग, तो अब मैं क्या करूँ? अब वहाँ जाके वो फंस जाएगा ना। बिल्कुल इसी तरह जैसे वो टायर अगर वो कोई और भेज देगा फिर वो दोबारा चेंज करवाएगा। जब तक आपको पता नहीं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपने किस चीज़ को किस चीज़ में फिट करना है, तब तक आप एक्सेल नहीं कर सकते। तो आपने आइडेंटिफाई खुद करना है। ये कोई दुनिया का ट्रेनर आपको नहीं बता सकता, कोई दुनिया का शख्स आपको नहीं बता सकता, क्योंकि एक दफ़ा आप उसे मिलेंगे, आप सलाम दुआ करेंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा बहुत जज करके आपको एक गाइडलाइन शायद दे दें कि आप ये देख लें या ये देख लें या स्कोप, या जैसे मैंने भी स्कोप की बात की, लेकिन वो आपकी शख्सियत को मुकम्मल तौर पे कैसे जज कर सकता है जबकि आप खुद इस पे मेहनत नहीं करें। आप अपने आप के साथ 18 साल से 20 साल से अपने आप के साथ है ना, तो अगर आपने कभी इसको आइडेंटिफाई नहीं किया कि मेरे अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, तो वो ट्रेनर, वो स्पीकर, वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है? कर सकता है? तो आपने खुद इसको देखना है। अब इसको देखने का तरीका, MBTI पे आज मैं बात कम करूंगा, एंड पे मैं थोड़ा सा उसको बता दूंगा, लेकिन सेल्फ डिस्कवरी जो है ना, वो आप लोगों ने, इसका आगाज़ कहाँ से होता है? इसका आगाज़ यहाँ से होता है कि आपने अपने आप से सवाल पूछने हैं। कुछ सवाल आपने अपने आप से खुद पूछने हैं कि किन किन कामों को करके आपको खुशी मिलती है,
प्रोफेशनल कामों को, ठीक है। किन किन, अब कोई हो सकता है वो कहे कि मुझे तो जो है ना वो बट की कढ़ाई खा के खुशी मिलती है, तो ये उसका प्रोफेशनल काम तो नहीं है ना, ये तो एक वैसे ही है, एक बात है। मिक्स भी हम कर देते हैं ना, वो पूछते हैं इंटरव्यू में सवाल कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कहते हैं सोना, फिर और स्ट्रेंथ क्या है, और सोना, और स्ट्रेंथ क्या है, बस उठ जाना फिर सो जाना। तो ये जो है ना ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये काम है बस। इसी तरह खाना खाना, सोना, उठना, या कोई अगर 12 घंटे टीवी देख सकता है अफलातून, तो वो उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। लेकिन ये एक आम बात है, ये प्रोफेशनल स्ट्रेंथ नहीं है। प्रोफेशनल स्ट्रेंथ ये है कि आपके पास कोई कम्युनिकेशन स्किल हो, आपके पास कोई राइटिंग स्किल हो, आप कोई कंटेंट डेवलप कर सकें, आप कोई मार्केटिंग कर सकें, आप पीआर को जो है वो मैनेज कर सकें, आप मैनेजमेंट में जो है वो अच्छे हों, लीडरशिप में अच्छे हों, आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जितने भी होते हैं उसमें से किसी में एक्सेल कर सकते हो, या मेडिकल की फील्ड में आपकी कोई स्ट्रेंथ हो, सोशल वेलफेयर का काम आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये सारी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग है, राइटिंग है, एनालिटिकल स्किल्स हैं। इन स्ट्रेंथ्स को, ये अव्वल तो आप पहले जाके गूगल करें कि स्ट्रेंथ्स हैं कितनी और कौन कौन सी हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स का मुझे नाम पता है। फिर उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है। तो जब तक आप सवाल नहीं करेंगे अपने आप से कि मुझे क्या क्या पसंद है, किन किन प्रोफेशनल कामों को करके मुझे खुशी मिलती है और मैं सेटिस्फाई फील करता हूँ, और किन किन कामों को करके मुझे उलझन होती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को मैथ्स पढ़ के या कैलकुलेशंस वाले काम करके परेशानी होती है, तो और वो अकाउंट्स में चला जाता है, किसी के पीछे लग के अपने दोस्त के अकाउंट्स की डिग्री कर लेता है, बाद में वो बैठ के हिसाब किताब कर रहा है। अब वो हिसाब किताब तो कर रहा है, लेकिन वो जिसका इदारा है उससे ज़्यादा वो परेशान हुआ है, क्योंकि वो करना नहीं चाहता ना वो काम। तो अब मुझे बताएं अल्टीमेटली कसूर किसका है? उसका अपना, कि उसने अपने मैट्रिक के फेस पे, उसने अपने जो है वो इंटर के फेस पे इसको आइडेंटिफाई नहीं किया कि मेरी अपनी स्ट्रेंथ क्या थी। तो आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने खुद अपने आप से सवाल पूछना है, खुद अपने आप को इवेल्युएट करना है। और ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप लोग जाके तो अपने आप से सारे सवाल पूछ लें, उसके बाद कल से फिर अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ पे शुरू हो जाएं कि जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलने देते हैं, ऐसे ही फाउंडेशन गए, कुछ समझ भी नहीं आई। तो आपने आराम आराम से अपने आप को लेके चलना है। अपने आप को भी बड़ा इंसान ना एक तरीके से लेके चले तो फिर उसे अपनी समझ आती है। कोई एक दो सवाल आप अपने आप से आज पूछें, फिर कल पूछें, फिर परसों पूछें, फिर उसको इवेल्युएट करें, फिर उन चीज़ों को देखें। और फिर पर्सनैलिटी टेस्ट तो बेशुमार इस वक्त गूगल पे मौजूद हैं। MBTI की हमारी जो वीडियो है वो डॉक्टर कमरुल हसन की भी अपलोडेड है, आप वो वीडियो देखेंगे। उस वीडियो को देखते देखते ना, यानी वो अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की वीडियो आप देख लें तो एंड तक आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप को आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसमें 16 तरह की पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं, वो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरी ये टाइप है, ये टाइप है, ये टाइप है, कौन सी टाइप है। उस टाइप की आप स्ट्रेंथ्स देख लें, ठीक है, उसके ब्लाइंड एरियाज़ देख लें। वीकनेस जो है वो एक इतना अच्छा लफ्ज़ नहीं है, उसकी जगह ब्लाइंड एरियाज़ जिनको आप डेवलप कर सकते हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो हर किसी के कमज़ोर होते हैं, कुछ चीज़ों में मैं भी वीक हूँगा, कुछ चीज़ों में आप वीक होंगे। तो उन चीज़ों को आपने कैसे ओवरकम करना है, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट करने के बाद जो अगला स्टेप होता है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बीच में से स्किप कर रहा हूँ, वो आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि MBTI पे वीडियो डॉक्टर कमरुल हसन की, मेरी वीडियो आप देख सकते हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन के YouTube चैनल पे, उस पर काफ़ी ज़्यादा बात हो चुकी हुई है, ठीक है। इसको आप देखिएगा ज़रूर। और 3 वर्ड्स आपने ज़रूर याद रखने हैं, सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनैलिटी टेस्ट और पर्सनैलिटी आइडेंटिफिकेशन। ये आप समझें आपका होमवर्क है, ठीक है। इन तीनों पे आप जितना काम कर लेंगे ना, उतनी आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाएगी। तो मैं वापस आता हूँ कि आपने ना वो वीडियोस देखनी है, और फिर उसके बाद आपने, जब आप अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपने देखना है कि अब मैं क्या काम आगे कर सकता हूँ, मैं किन चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ, किन चीज़ों को नहीं कर सकता। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के बाद भी आपके पास ये नहीं होगा कि ऑप्शंस बहुत कम हो जाएंगी, बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास आएंगी कि इस पर्सनैलिटी के साथ मेरे पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं काम करने के लिए, एक्सेल करने के लिए। वहाँ जाके आपने फिर देखना है कि अब यहाँ पे आपने उसका फिर खुद इंतखाब करना है कि किस तरीके से मैं इसको लेके चल सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ ना मैं बहुत इम्पॉर्टेंट आपको बताऊँ कि
बहुत सारे लोग ना, जब उनसे ये कहा जाता है कि आपने खुद देखना है, आपने खुद करना है, आपने खुद इंतखाब करना है, आपने खुद ही सब कुछ करना है, वो इतने ज़्यादा खुद पसंदी में चले जाते हैं कि वो फिर किसी की राय भी नहीं लेते। वो समझते हैं कि हमें चूँकि ये ठीक लग रहा है, कोई एक फील्ड मिसाल के तौर पे उन्होंने चूज़ कर ली और उसका बिल्कुल ही कोई स्कोप नहीं है अनफॉर्चुनेटली, कोई ऐसी फील्ड कोई भी, तो अब वो अगर उसको उसके पीछे लग जाते हैं, या मिसाल के तौर पे वो पाकिस्तान में नहीं है सपोज़, ठीक है, उसका कोई नहीं अता पता कि ये क्या है क्या नहीं, किसी ऐसी फील्ड का, तो आपने मशवरा ज़रूर करना है। यानी आपने अपनी जो है वो स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के बाद, अपनी पर्सनैलिटी टाइप को आइडेंटिफाई करने के बाद, फिर आपने किसी से मशवरा ज़रूर करना है कि यार ये मैंने अपना वर्कआउट किया है। एक है कि आप किसी ट्रेनर के पास, किसी टीचर के पास ब्लैंक चले गए कि सर मैं क्या करूं, वो कहेगा टक्कर मारो या वापस चले जाओ, या फिर वो अगर बहुत अच्छे अखलाक वाला बंदा होगा वो कहेगा कि भाई सब लोग ये कर रहे हैं, आप इसको देख लें या इसको देख लें, वो कैसे आपको बता सकता है। और एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपने किसी ऐसे शख्स के पास जाना है जिसकी वैल्यू है आपकी नज़र में, तो आप कुछ ना कुछ काम उसके पास करके लेके जाएं। उसे बताएं कि सर ये मैंने फ़लाँ पर्सनैलिटी टेस्ट किया था, मैंने MBTI किया था, मैंने फ़लाँ लेक्चर अटेंड किया था, मैंने फ़लाँ वर्कशॉप देखी थी, मैंने YouTube पे ये देखा था, कुछ भी बताएं, उसमें मैंने ये आइडेंटिफाई किया है। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे आ रही है कि ये 2 या 3 करियर्स हैं, इनमें से मैं किसका इंतखाब करूँ। मेक सेंस? उसके लिए आसान होगा ना आपको बताना, आपको गाइड करना, उसको भी पता होगा कि यार ये 3 करियर्स हैं, इसमें से जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये रख लो, सेकंड पे ये रख लो, थर्ड पे ये रख लो, पहली कोशिश करो कि ये हो जाए। अगर ये ना हो तो फिर उसके बाद आप सेकंड पे चले जाओ, नहीं तो फिर आप थर्ड पे चले जाओ, ठीक है। तो इसका जो वो तरीक़ाकार है गाइडेंस लेने का, वो ये है। अब ये है कि सेल्फ डिस्कवरी करने के बाद, अपनी पर्सनैलिटी टाइप की आइडेंटिफिकेशन करने के बाद और अपने करियर का इंतखाब करने के बाद, फिर आपने जब अपनी लाइफ में जाना है, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो फिर आपको चीज़ें आसान लगेंगी, आपको अपनी ज़िंदगी, अपनी चीज़ें, अपने मामलात वो इजी लगेंगे, वरना आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहेंगे। अच्छा, एक और जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि हर इंसान की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ जब लोगों पे कोई भी चैलेंज आता है तो वो ये समझते हैं कि हमारी लाइफ स्टक हो गई। लाइफ के चैलेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी कोई चैलेंज आता है तो हम समझते हैं कि यहाँ पे हमारी लाइफ रुक गई और यहाँ से आगे हमें समझ नहीं आ रहा। ऐसा आप लोगों के साथ होता है? yes. मैंने कहा शायद मेरे साथ ही होता हो, आप लोगों के साथ ना होता हो, ठीक है। तो इसका एक बेहतरीन हल मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप अपनी लाइफ में कहीं स्टक फील करें, जब भी आपको लगे कि चीज़ें ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही, तो आपने चेक करना है कि आपने कितने अरसे से अपनी ज़िंदगी में कोई नई किताब, कोई नया मेंटोर, कोई नया इल्म, कोई नई बात दाखिल नहीं की। जैसे ही आप किसी नए शख्स से जो आपको कुछ सिखा सके, कुछ बता सके, कुछ गाइड कर सके, उससे मिलेंगे, या कोई ऐसी किताब पढ़ेंगे जिसमें कोई नई बात लिखी होगी, या आप कोई भी ऐसा कोई पॉडकास्ट, कोई लेक्चर सुनेंगे जिसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको सुनने को मिले, तो आपका वो जो स्टक फेज़ है वो फिर मूव करना शुरू कर देगा। यानी कि वो जो स्टक आप होते हैं उसमें 99% आप अपने माइंड की वजह से स्टक होते हैं। आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, क्योंकि आप उसका सलूशन सिर्फ एक घर, एक इलाके तक देख रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका एक घर और एक इलाके तक कोई सलूशन नहीं है। लेकिन जब आप उसको अपने कई इलाकों के मुनासबत से देखेंगे, या अपने शहर की मुनासबत से देखेंगे, पूरे लाहौर की मुनासबत से देखेंगे, पूरी दुनिया की मुनासबत से देखेंगे, तो उसके बहुत सारे सलूशन होंगे। तो जहाँ कहीं भी आप स्टक फील करें इस सारे प्रोसेस में, अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद या सेल्फ डिस्कवरी के बाद आपको लगे कि यार यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ, यहाँ से आगे नहीं मुझे समझ आ रही, तो इसका मतलब है कि वहाँ से आगे आपका जो इल्म है वो महदूद है। इल्म तो हमेशा ही महदूद रहेगा, लेकिन वहाँ से आपने फिर उसको एक स्टेप आगे लेके जाना है। वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐड करना है, कोई ऐसी एक्टिविटी अपनी लाइफ में ऐड करनी है जिससे आप कुछ सीख सकें, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपका माइंड जो है वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, फिर जब ये आप आइडेंटिफिकेशन कर लें, सारा कुछ कर लें, फिर उसके बाद आपने अपना एक गोल सेट करना है। अल्टीमेटली गोल सेट इसलिए करना है
क्योंकि आपको जब तक पता नहीं होगा कि मैंने क्या करना है, आप वो नहीं कर सकते। ये सारी जो एक्सरसाइज जो मैंने अभी पिछले 45 मिनट्स में आपको बताई है, माइंडसेट डेवलपमेंट, उसके बाद करियर डेवलपमेंट। माइंडसेट के ज़रिए एक बेस लाइन आपका माइंड है, उसमें शुक्रगुजारी है, शुक्रगुजारी के साथ साथ आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, इन दो चीज़ों का शुक्र अदा करना है, माइंड का, हेल्थ का, सारी चीज़ों का शुक्र अदा करने के बाद आपने अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास मौजूद हैं, कहाँ कहाँ से आप सीख सकते हैं, कौन कौन सा इल्म आप ले सकते हैं। उसको सीखने के बाद फिर आपने उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने पर्सनैलिटी टेस्ट वाली, पर्सनैलिटी आइडेंटिफिकेशन वाली, सेल्फ डिस्कवरी वाली कोई बुक पढ़नी है, कोई वीडियो देखनी है। ये अब आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको करते हैं, ठीक है। वीडियो से ज़रा आसान हो जाता है क्योंकि बुक्स वाला इतना ज़्यादा आजकल स्टूडेंट्स का मिजाज नहीं है कि वो पूरी बुक पढ़ें। तो अगर कोई वीडियो वो देख लेंगे आधे घंटे की, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एब्जॉर्ब कर लेंगे। और ये जब भी आपने ख़ास तौर पे MBTI वाली वीडियो देखनी है तो आपने कॉपी पेंसिल लेके बैठना ताकि आप आइडेंटिफाई करके उसको साथ साथ लिखते जाएं। फिर उसकी स्ट्रेंथ्स को आप देख लेंगे। स्ट्रेंथ्स को देखने के बाद फिर आपने अपना एक गोल सेट करना है। अब गोल सेट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपने कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने। अगर आप ये सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं और आप अल्टीमेटली अपना गोल सेट नहीं करते तो आप तकरीबन वहीं पे खड़े होंगे जहां पे अभी खड़े हुए हैं, ठीक है ना। यानी आपने गोल सेट नहीं किया, आपने सारी एक्सरसाइज की, आइडेंटिफाई भी कर लिया, अपनी स्ट्रेंथ्स को भी देख लिया, लेकिन उसके बाद आपने अल्टीमेट एक एम नहीं सेट किया कि मैंने अब जाना किधर है और करना क्या है, तो वो सारी एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, वो यूज़लेस हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप अपना गोल सेट करेंगे और फिर उस गोल के मुताबिक देखेंगे, उससे पहले जाहिर है ये सारा प्रोसेस करने के बाद एक चीज़ मैंने बीच में कही है कि आपने राय और मशवरा ज़रूर करना है किसी भी एक्सपर्ट से जिसको आप समझते हैं कि ये इसको बहुत सारी चीज़ों का बेहतर पता है। और इसकी सबसे आसान निशानी ये है कि किसी भी फील्ड में जो कामयाब लोग हैं वो आपको ठीक बात ही बताएंगे। जाहिर है कि अगर एक फील्ड में 2 3 4 5 6 7 शख्स कामयाब हुए हैं तो उन्होंने कोई ट्रैक फॉलो किया होगा और वो किसी ना किसी को उस ट्रैक पे गाइड भी कर रहे होंगे। जिसने CSS किया हुआ है वो बता सकता है ना कि CSS किस तरह किया है, इसमें क्या चीज़ें हैं, कौन सी बुक्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह किसी भी फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको बता देंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ आपके मिजाज के मुताबिक रहेगी, क्या क्या चीज़ नहीं रहेगी। तो उसको देखते हुए आपने आगे लेके चलना है और अपना एक गोल सेट करना है और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगानी है। और इस दौरान एक चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है कि जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे वो ऐसे दोस्त हों जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, चाहे वो ऐसे फैमिली मेम्बर्स हों जो आपको कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, आपका एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया हो, उसमें टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, कोई भी चीज़ जो आप एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं और उसका कोई प्रोडक्टिव यूज़ नहीं है, तो आप उस डिस्ट्रैक्शन को छोड़ेंगे नहीं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। क्या वजह है कि आज से अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, स्टडी की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा था, लेकिन अब वो उस तरह से रुझान नहीं रहा क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। गेम्स हैं, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, इन सब चीज़ों को आपने यूटिलाइज़ करके अपने गोल तक पहुंचना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन चीज़ों में आप अपने गोल को ही गोल कर दें। मतलब ये सारी चीज़ें मुआवनत करने के लिए थी। असल में इसका मोबाइल फ़ोन का जो असल मकसद था वो था कम्युनिकेट करना, और अब ये चूंकि एक मिनी कंप्यूटर की हैसियत रखता है तो अब इसका मकसद है कि आप इसको इस्तेमाल करके जितना मैक्सिमम को फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठाएं, ना कि आप इसके ज़रिए इस्तेमाल होके तो अपनी आंखें ख़राब कर लें और आप जो है अपनी नींद ख़राब कर लें, अपने आप को डिस्टर्ब कर लें। तो ये एक आप कह लें कि बदकिस्मती भी है और बेवकूफ़ी भी है, ठीक है। तो इसको आपने मद्देनज़र रखना है। अच्छा, ये मैं आप लोगों के साथ ये बातें सारी जो कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने अभी आगे जाना है, इंटर के बाद अपने करियर का इंतखाब करना है, चीज़ों को लेके चलना है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी बातों का, बहुत सारी चीज़ों का आपको इस सेशन में जवाब मिला होगा। कोई सवाल यहाँ पे, कोई बात जो आप पूछना चाहें, जो करना चाहें। आखिर में बस यही कहूँगा कि एक MBTI वाली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है और कुछ ना कुछ लर्न आपने करते रहना है। जी जी पूछें। हमारी ये जो जनरेशन है इनका सारा जो
ध्यान है वो जा रहा है सोशल मीडिया की तरफ, ठीक है, या ऑनलाइन वर्किंग की तरफ, वो अपनी स्टडीज की तरफ फोकस नहीं करते। उनका बस एक ही गोल होता है कि हम नहीं करेंगे, हम ऑनलाइन अर्निंग्स कर लेंगे घर पे बैठ के, या व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेंगे जिससे हमें पैसे आएंगे, और स्टडीज यहाँ पे कहीं आती ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मैं आंसर करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बड़े एक अहम मसले की तरफ आपने जो है ना वो तवज्जो दिलाई है, और ये वाकई बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप ऑनलाइन काम ना करें, ठीक है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप अपनी स्टडी को छोड़ दें, ठीक है। अगर आप जैसे अभी आप लोग मैट्रिक कर रहे हैं, आप लोगों ने इंटर करना है, तो मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। इतनी स्टडी तो आपने करनी ही करनी है। अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ आप अपना ऑनलाइन वर्क देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, उनको थोड़ा सा ग्रेजुएशन के साथ साथ। इसकी वजह यह है कि एक बेसिक तालीम तो आप दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, बेसिक एजुकेशन मतलब उसमें मैट्रिक आ जाता है, एफएससी आ जाती है, आपकी ग्रेजुएशन आ जाती है, मास्टर्स भी आप किसी हद तक कह सकते हैं। इतनी तालीम होना तो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन ऑप्शंस को देखें। अगर आपको अपनी ग्रेजुएशन के एंड तक कोई अच्छी ऑनलाइन ऑप्शन मिल जाती है, फिर अगर आप कहते हैं कि मैं कोई 2 साल बाद मास्टर्स कर लूँगा, या अभी फ़िलहाल मैं नहीं करना चाह रहा, मेरा एक अच्छा सर्कल चल रहा है, तो इस पर सोचा जा सकता है। मैं फिर भी ये नहीं कह रहा कि आप उसको अपनी एजुकेशन के जो सफ़र है उसको ख़त्म कर दें। मैं कह रहा हूँ कि इस पर सोचा जा सकता है, लेकिन उससे पहले मैट्रिक की एज में, एफएससी की एज में, या ग्रेजुएशन की एज में अपनी स्टडी को क्विट कर देना, ये आप समझें कि बहुत बड़ी बदकिस्मती भी है, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हो सकता है आपने जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया है उसमें आपको 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा अर्निंग मिल जाए, लेकिन वो कोई फिक्स्ड जॉब तो नहीं है, या फिक्स्ड कोई ऐसा सिनेरियो तो नहीं है कि वहाँ से आपने चीज़ें लेनी है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कमाया है और उसके बाद फिर छोड़ दिया है। लेकिन जो आपके पास आपकी डिग्री है वो एक गेटवे है। किसी भी जगह आपने एंटर करना हो, किसी भी जगह आपने जॉब करनी है, आपने काम करना है, तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट वो आपसे पूछते हैं आप कितना पढ़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपने अपनी डिग्री शो करनी है। अगर आपके पास डिग्री नहीं तो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ आप एंटर ही नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ आ रही है ना बात? आप एंटर ही नहीं कर सकते तो अपॉर्चुनिटी आगे जाना तो बहुत पीछे रह गया। तो एंटर करने के लिए डिग्री की रिक्वायरमेंट मस्ट है। तो बिल्कुल ये मैं नहीं कहूँगा आपको, और किसी को भी नहीं ये कहना चाहिए कि आप अपनी स्टडी छोड़ के तो फ़लाँ काम शुरू कर लें। हाँ, एक सर्टेन लेवल तक जब आपको लगता है कि यार मैंने एक लेवल अचीव कर लिया है और अब मुझे लग रहा है कि यार ऑनलाइन में मैं इतना इतना कमा सकता हूँ, वो आपने देख लिया प्रॉपर तरीके से, फिर ठीक है, फिर आपका अपना फैसला है। लेकिन कम से कम जो है वो मैट्रिक, इंटर और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, और अगर हो सके तो मास्टर्स तक कम से कम। सर 9 to 5 जॉब करना ज़्यादा बेटर है कि बिजनेस करना ज़्यादा बेटर है? बैठे आप, मैं बताता हूँ। अच्छा, जॉब और बिज़नेस के बारे में ना किसी ने बड़ी एक खूबसूरत बात की थी कि वो आपको उस वक्त करना चाहिए जब आप पूरी कोशिश करके रुक ना पा रहे हो। इसको ज़रा समझिएगा। यानी आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं मतलब आपके पास आइडिया भी है, रिसोर्सेज भी हैं, लोग भी हैं, कोई टीम भी है, प्लानिंग भी हो गई है, अब कोई चांस नहीं है रुकने का, तो तब आपको लाजमी बिज़नेस कर लेना चाहिए। लेकिन इस तरह से बिज़नेस जोड़ तोड़ के, कर्जा लेके और जो है वो ज़बरदस्ती का, वो नहीं करना चाहिए। उसके पीछे वजह यह है कि ज़ाहिर है आपका एक्सपीरियंस नहीं होता। जॉब की जो आपने बात की, वो मेरा मशवरा तो ये है कि सबसे पहले आप अपनी जब स्टडी कंप्लीट करते हैं तो आप कुछ अरसा, बल्कि कुछ से थोड़ा सा ज़्यादा ही कह लें आप जॉब ज़रूर करें, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले और किसी भी इदारे में किस तरह से प्रॉपर सारे फंक्शंस होते हैं आपको उनका पता हो। डायरेक्टली कोई भी अगर बिज़नेस में जाता है, अगर तो वो उसके पेरेंट्स ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है और उसने सिर्फ जाके उसको देखना है, वो तो कर सकता है। लेकिन जिसने नया स्टार्टअप करना है, वो अगर कहे कि मैं डायरेक्ट जाके स्टार्टअप को देखूंगा और करूंगा, तो ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, मतलब नामुमकिन के करीब करीब है। थोड़ा अर्सा वो जॉब ज़रूर करें ताकि वो एक्सपीरियंस ले ले और सारे फंक्शंस को देख ले कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस किस तरह से होते हैं, कैसे हमने उसको लेके चलना है, फिर वो आगे उस पर जा सकता है। कोई और सवाल? जी सर, मैंने ये ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया का आपसे किया था कि आजकल जनरेशन का जो इस पे अट्रैक्शन जा रही है उसको कैसे रोकें?
अगर मैं बिल्कुल दूसरे एंड पे चला जाऊँ, मैं कहूँ जी ये है ही कुछ नहीं, तो ये तो झूठ है ना। सारी दुनिया ऑनलाइन काम कर रही है, उसको देख रही है, सीख रही है। अभी पिछले दिनों इंटरनेट की सर्विस का इशू हुआ था, तो जितने भी ऑनलाइन काम करने वाले हैं उनका काम बंद हो गया था। तो ये एक आप करें, आप इसको देखें, लेकिन सारा कुछ छोड़ के देखें। बिज़नेस का भी असूल यही होता है कि आप अपनी सारे जो वो चीज़ें हैं वो एक बास्केट में ना डालें। आप एक इन्वेस्टमेंट कहीं करें, एक इन्वेस्टमेंट कहीं करें, एक इन्वेस्टमेंट कहीं करें, ताकि अगर अल्लाह ना करे एक जगह से कोई मसला होता है तो वो आपकी सारी रकम ना डूबे। समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह आप अपनी स्टडी को भी करें, थोड़ा बहुत आप ऑनलाइन वर्क को भी देखें, और इसको साथ साथ लेके चलें। जहाँ पे फिर आपको लगे कि हाँ चीज़ें स्टेबल हो गई हैं या स्टेबल हो सकती हैं, 100% आपको नज़र आ रही हो, वहाँ पे आप उसको आगे कंटिन्यू कर लें। जी कोई सवाल? जी पूछें। किसी के पेरेंट्स उसकी फील्ड से डिसाइड नहीं करते तो उसको उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए? ठीक है, अच्छा पेरेंट्स के लिए सबसे पहले तो तरीक़ेकार ये है कि एक तो जब से ये मोटिवेशनल लेक्चर शुरू हुए हैं, शाह साहब ने भी इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है, तो पेरेंट्स थोड़ा बहुत तो ख़ुद भी समझते हैं। उनको आप सोशल मीडिया थोड़ा सा दिखाएं, कोई लेक्चर सुना दें, ऐसा कोई ऐसी बात कर लें, लेकिन उनको कन्विंस करें। उनको आप अपनी बात पे डिस्कशन के ज़रिए, निगोशिएशन के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए उनको बताएं कि आप जो करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, इस पे आप थोड़ा सा जो है ना वो कन्विंस करें। कोई अगर आपके पास सक्सेसफुल एग्जांपल है उस काम की जो आप कर रहे हैं, तो वो एग्जांपल उनके सामने रखें। कुछ इस तरह से आप बात करें, क्योंकि नाफरमानी भी ना करें, अपनी बात भी मनवा लें, लेकिन उनको समझाएं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें जहाँ तक हो सकता है। इस पर टाइम लगेगा, फ़ौरी तौर पे नहीं पेरेंट्स कन्विंस होते, ये है ऐसे ही है, लेकिन आप आहिस्ता 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 उनको कन्विंस कर सकते हैं अपने ज़रिए, अपने दोस्तों के ज़रिए, किसी और फैमिली मेम्बर के ज़रिए। इस पे काम करते रहें। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।